ये मेरा एक विद्यार्थी है आदित्य प्रकाश, इसी का वहाँ पे मतलब रिजल्ट लगा हुआ है। इसका नीट 2022 में फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन करेक्ट था और आईआईटी में रैंक था उस साल लिखा हुआ है 3216 और आईआईटी मेन का परसेंटाइल था 99.73। ये 9th क्लास से ही हमसे पढ़ रहा है। 9th-10th में एच.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन लगा चुका था, ठीक है, और बाकी का ये खुद बताएगा। तो मतलब 9th-10th में जैसे एच.सी. वर्मा का टोटल क्वेश्चन लगा लिए थे फिजिक्स में, उसके अलावा केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ तैयारी किए थे 11th-12th? बस फिज़िक्स और मैथ के लिए प्रिपेयर किए थे मेनली 9th-10th में, और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल, अच्छा। और मैथ के लिए? मैथ में पहले सर हुआ करते थे जो कागजी महला में, अभी तो शायद नहीं पढ़ाते, उनके पास जाते थे कुछ समय के लिए। अच्छा। तो वो बेसिक जो 11th-12th का आर.डी. शर्मा टाइप होता है वो सब करवा दिए थे। अच्छा, 11th-12th में बेसिक वगैरह कुछ आगे, और उसके बाद फिर आफ्टर 10th क्या क्या किए थे वो बताओ। आफ्टर 10th तो जैसे 10th के बाद मेरे टाइम पे जस्ट कोरोना आ गया था, तो हम फिटजी में एडमिशन लिए थे, पर कोरोना आ गया था तो कोई भी क्लास वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया था। तो उस समय हम घर पे ही प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे खुद से ही। तो जैसे मेरा फ़िज़िक्स हो रखा था, तो फिज़िक्स में हम शुरू में जिस समय स्टार्ट हुआ था अप्रैल मई के समय में, तो प्रीवियस ईयर दोबारा से हम ट्राई कर रहे थे जो भी मैकेनिक्स का होता है। और मैथ में एस.के. गोयल का एक सीरीज़ आता है, उसको शुरू से स्टार्ट किए थे। तो पहले मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन में कुछ खास ज़्यादा रहता नहीं है, उसमें बस फार्मूला रहता है। तो हम अलजेब्रा के साथ स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो अलजेब्रा में उसमें क्वेश्चन अच्छा रहता, तो उसके साथ ही फिर थ्रू आउट 11th हम उसी सीरीज़ को फॉलो किए थे। 12th में कैलकुलस होता है, तो कैलकुलस में अधिहन सीरीज़ को हम फॉलो नहीं किए थे, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो था उतना जेई एडवांस में आजकल कैलकुलस में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स रहता है। तो एक समीर बंसल का बुक आता है कैलकुलस के लिए, तो 12th में उसी को फॉलो किए थे। वेक्टर्स एंड 3D के लिए ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। वेक्टर्स अगर ठीक से पढ़ा हुआ होता है तो 3D जो है वो खुद से डिराइव हाँ, सिमिलर है। और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में शुरू में हमको बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि ऑर्गेनिक में कोई भी बुक में जीओसी अच्छे से दिया हुआ होता नहीं है, और जेई एडवांस में आजकल जीओसी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज़्म का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जीओसी होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं होता है। पहले जीओसी अच्छे से आना चाहिए, तब एडवांस का रिएक्शन मैकेनिज़्म का क्वेश्चन हो पाता है अच्छे से। तो उसमें शुरू में जब ऑर्गेनिक हम स्टार्ट किए थे तो काफ़ी 6-7 महीने हम पढ़े थे, पर वो कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था नहीं। तो फिर मेरा एक दोस्त बताया था एक ALK सर के बारे में यूट्यूब पे, तो उनका प्लेलिस्ट था जीओसी के लिए, तो उसको हम फॉलो किए थे। तो उससे जीओसी मेरा ठीक हो गया था। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज़्म पे आने के लिए, उसके लिए रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए MS चौहान फॉलो किए थे, और जो जीओसी वाला पार्ट है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए उतना समय नहीं मिला था। तो जो जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह थे वो सभी दिए थे।
जैसे कि प्रीवियस ईयर बताया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह लगाना चाहिए, तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनता नहीं है, तो मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कोई बच्चा कहता है 10% बनता है, कोई 15% बनता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? जैसे मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैथ में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो होता है एक साथ मिक्स रहता है। तो अगर कोई बेसिक चैप्टर भी है जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन वगैरह, तो उसके अंदर आगे का बहुत सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होगा। तो अगर कोई जैसे 10% या 20% भी क्वेश्चन शुरू में बन पाता है तो वो ठीक है, उतना ख़राब नहीं है। जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब क्वेश्चन बनना चाहिए। मतलब एक बार अगर सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद क्वेश्चन बनना चाहिए। पर अगर चैप्टर के साथ बना रहे हैं तो अगर 20-30% भी बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? सलोनी, कुछ पूछना है? आईआईटी में इतना बढ़िया रैंक आया तो फिर आइजर मोहाली क्यों चूज़ किए? ओके, तो जैसे मेरे को रिसर्च में जाना था शुरू से ही, ठीक है। तो जैसे 9th क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो आकाश सर से भी हम बहुत सारा ऐसे होता था कि रिसर्च पेपर वगैरह डाउनलोड करते थे और उनसे पूछते थे, तो याद है? हाँ। गैस्ट्रॉइड वगैरह। हाँ। तो मतलब हमको रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कैसे हम लोग नया साइंस को डिस्कवर करते हैं। तो उसके लिए इंडिया में जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है बेंगलोर में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो रिसर्च पे फोकस करता है। तो हम IISc जाना चाहते थे, या फिर एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, वहाँ पे। पर ऐसा हुआ था कि मेरा KPPY में रैंक आया था 500 समथिंग, ठीक है। तो उतने रैंक पे IISc अलॉट नहीं होता है, और JEE एडवांस में बहुत ऊपर के रैंक पे IISc अलॉट होता है। तो IISc मेरे को 2022 में नहीं मिल पाया था। तो हम इनसे बात भी किए थे कि इंजीनियरिंग के बाद जो है वो रिसर्च में जाया जा सकता है कि नहीं। तो फिर हम देखे कि इंजीनियरिंग का जो रिसर्च होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा अप्लाइड होता है। हम लोग के पास जो एग्जिस्टिंग साइंस होता है उसी को हम लोग रिफ़ाइन करते हैं कि हम लोग के पास कुछ यूजेबल आ पाए। जैसे कि अगर कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च हो रहा है, तो आज के जैसे रोबोटिक्स वगैरह में रिसर्च होता है, तो साइंस तो वही है, हम लोग बस नया टेक्निक ढूंढ रहे हैं ताकि उसको हम लोग यूज़ कर पाएँ। पर मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में कुछ खास ज़्यादा था नहीं। मेरा इंटरेस्ट था जो हम लोग प्योर साइंस में रिसर्च करते हैं, जिससे हम लोग नया साइंस ढूंढते हैं। तो IISc के अलावा भी एक चेन ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, आइसर बोलते हैं उसको, वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो IISc के बाद रिसर्च आउटपुट में सबसे ज़्यादा यही इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मोहाली का रिसर्च आउटपुट अच्छा था मैथ और थियोरेटिकल फिज़िक्स में, इसलिए आइसर मोहाली में ज्वाइन किए। जनरली शुरू से ही मेरा इंजीनियरिंग के तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था। अच्छा, ये बताओ, जैसे 9th-10th में इतना कुछ पढ़ लीजिए, HC वर्मा बना लिए, ठीक है, और बाकी सब सब्जेक्ट भी देख लिए, तो टाइम मैनेज कैसे करते थे? बच्चा लोगों को ये समस्या होता है कि जैसे मान लो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं 9th-10th के अलावा, तो लगता है कि बोर्ड में मार्क्स कम आ जाएगा, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? जैसे 9th-10th में अगर आप 11th-12th का कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो अगर मैथ को देखें तो मैथ में 10th में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे एक जियोमेट्री वाला पोर्शन है जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री वाला पार्ट है, वही बस एक्सक्लूसिव है जो कि 11th-12th में नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका है 11th-12th में, प्रोग्रेशन है आपका, मेरे ख्याल से कुछ पार्ट नंबर थ्योरी का था, तो वो बेसिक है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मैथ वगैरह जो होता है अगर आप 11th-12th का पढ़ रहे हैं तो 10th का काफ़ी ईज़िली मैनेज हो पाता है।
ट्वेल्थ में मेरे ख्याल से फिज़िक्स में ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म है, मेरे ख्याल से ये ना इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़्म और ऑप्टिक्स है। तो जो 10th का ऑप्टिक्स है उसमें बहुत कुछ खास नहीं है, अगर आपको 11 12th का कुछ भी पता होगा तो। जैसे आपका लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला वगैरह वाला टाइप का ही क्वेश्चन है, और जो 8th क्लास में भी पढ़ते हैं प्रूफ वगैरह, कर्वेचर वगैरह का, जनरली तो वही सब है। तो अगर आप थोड़ा सा भी समय दे रहे हैं उसके साथ 11 12th के साथ, तो वो चीज़ कवर हो पाएगा। साइंस में हो पाएगा अगर आप जैसे बायोलॉजी वगैरह है, तो अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आपको थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से उसको 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है पढ़ने में। जैसे आप कौन से, मतलब आप अच्छा बिहार बोर्ड से? मेरे केस में हो गया था 1-2 दिन में। तो वही तो मतलब टाइम मैनेजमेंट टोटल 5 सब्जेक्ट लिखता है सीबीएसई में, मतलब एक मैथ हुआ, साइंस, इंग्लिश और एक ऑप्शनल हिंदी या संस्कृत, सोशल। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे आप बाकी समय पढ़ रहे हैं तो आपका तो बाद में बोर्ड एग्ज़ाम ही होना है, तो आप जनवरी से आप बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हैं। लाइक 1-1.5 महीना में तो हो जाएगा। एक महीना में तो जैसे सोशल, अगर हम सोशल पूरा तब नहीं पढ़े, 9th मतलब 11 12 का पढ़े, और फिर 1-1.5 महीना में हम सोशल नहीं पढ़ेंगे, तो अगर जैसे हम ऑप्शनल में संस्कृत नहीं है तो फिर तो मेरा 0 आ जाएगा संस्कृत में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप 0 तो नहीं पढ़ी होंगी, जैसे बीच बीच में एग्ज़ाम होता रहता है 10th में, जैसे प्री मिड सेम वगैरह ऐसा होता रहता है एग्ज़ाम, मिड टर्म वगैरह, तो उसके लिए आप चैप्टर तो पढ़ी होंगी, 1 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे करके। तो जैसे हिस्ट्री में कितना टोटल 4 चैप्टर है ना शायद से 10th में, 4 या 5, 4 है। तो उसके अंदर अगर आप चैप्टर को एक बार पढ़ी हुई रहेंगी तो आपको दोबारा पढ़ के उस चैप्टर को दोबारा रियलाइज़ करने में उतना समय नहीं लगेगा। कि हिस्ट्री जो होता है जैसे वो इवेंट वाइज क्यों और कैसे हुआ, सारी चीज़ वही रहता है। तो अगर आप एक बार उसको पढ़ी रहेंगे तो आपके वो चीज़ दिमाग में रहेगा। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा आपसे सीबीएसई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ये इवेंट कब हुआ होगा, मतलब बहुत रेयरली 1 नंबर वगैरह के लिए आ जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है कि ये इवेंट कब हुआ था। जनरली वो पूछते हैं कि इस इवेंट के होने का रीज़न क्या था, इस इवेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट वगैरह आया। तो इस टाइप का ब्रॉड चीज़ आपको याद रह जाता है। जियोग्राफी में आपको रटना पड़ेगा, जैसे जियोग्राफी में 10th में रटने वाला है, जैसे मतलब सॉइल और हिल्स वगैरह था। तो मतलब 10th 11th का भी पढ़ते होंगे तो उसमें भी तो कुछ होता होगा कि जिसमें याद करना पड़ता होगा, फिर उसका भी सिलेबस अलग चल रहा है, उसका सॉल्यूशन अलग, तो करो मैंने 9 10th उतना साइंस का सिलेबस 9 10th का उतना अलग नहीं है 11 12 से। आपको एडिशनल सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, जैसे सोशल साइंस वगैरह। लिटरेचर में तो मेरे ख्याल से आप इंग्लिश के लिए जैसे एग्ज़ाम देने जाती हैं तो उसके लिए आप कितना प्रिपेयर करके जाती होंगी? तो जो पढ़ा रहता है वही बस। हाँ, तो उस जैसे आपका लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एक दिन से बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता होगा मेरे ख्याल से। सब सारा चैप्टर पढ़ने में मतलब जनरली स्टोरी वगैरह ही होता है जो इंग्लिश का होता है, और ग्रामर भी जो सीबीएसई देता है वो इस टाइप का देता है, ऐसे वो जम्बल्ड जो सेंटेंस होता है और इनकरेक्ट वर्ड। हाँ, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रामर होने का ज़रूरत नहीं होता है, मतलब ग्रामर वो जनरल जो सेंस होता है एक इंग्लिश का उससे हो जाता है वो बस। तो जैसे उस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप क्या प्रैक्टिस करती हैं? जैसे आप
लिटरेचर ही पढ़ सकते हैं उस टाइप के लिए, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर कैसे वर्क करता है वो आपको समझ में आ सके। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ग्रामर का रूल पढ़ने से तो फ़ायदा नहीं होगा। तो उस टाइप का चीज़ जो होता है, आप लिटरेचर ऐसे भी क्लास, आप जिस समय चैप्टर चल रहा हो उस समय आप पढ़ लिया कीजिए क्लास के अंदर ही। हम ऐसा नहीं किया करते थे क्योंकि मेरा एक दिन में हो जाता था वो चीज़, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में नहीं हो सकता तो आप क्लास के साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बच्चा का कॉमन क्वेश्चन होता है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए? एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे आवर बढ़ जाता था। ऐसे 11th-12th में बहुत सारा ऐसा दिन था जिस दिन हम कुछ भी नहीं पढ़े थे। तो जनरली ऐसे वीकली एवरेज ऐसे पर डे ऐसे 7-8 घंटा का रख सकते हैं। मतलब क्लास के अलावा? मेरे केस में क्लास नहीं था, मेरे केस में कोरोना का टाइम था और फिटजी कौन ज्वाइन किए थे, ठीक है। तो हम खुद से बहुत सारा पैरामीटर को कंट्रोल कर पाए थे कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और उसके लिए हमको क्लास देखना चाहिए। 11th-12th का टोटल क्लास ऑनलाइन ही चला था? हाँ। अच्छा, 11th क्लास में मतलब कहाँ, फिटजी में था? उसके बाद 11th क्लास में फिटजी ज्वाइन, फिटजी ऑनलाइन, उसके बाद उसमें 1 महीना क्लास किए थे। उसके बाद कुछ खास आउटपुट हमको लगा नहीं था तो हम क्लास करना एक्चुअली छोड़ दिए थे। अच्छा, पर ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि अगर आप शुरू से स्टार्ट करें तो आपको क्लास करते जाना चाहिए, क्लास किसी भी पॉइंट पे छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, 12th क्लास में 12th में मेरे पास एलन का स्कॉलरशिप था, तो हम 1 महीने के लिए कोटा गए थे। अच्छा, फिर दोबारा से कोरोना आ गया था तो 1 महीने बाद हम वापस। मतलब 1 महीना कोटा में रहते, फिर यहीं बाकी सब एजुकेशन। हाँ, क्लास उसका भी हम 2 महीना किए लगभग। देखो शुरू में क्वेश्चन पूछी थी कि आईटी छोड़ के आइजर मोहाली क्यों गए। देखो, एक टीचर की नज़र से देखा जाए तो हम सोचते हैं मेरा हर बच्चा जो रिसर्च में ही जाए और एनडीए ज्वाइन करे। मेडिकल इंजीनियरिंग को इसलिए हम प्रीफर नहीं करते हैं कि इसका मतलब रीच बहुत लिमिट है। मतलब कोई इंजीनियर बनेगा तो एक छोटा सा टाउन को देख सकता है, अगर डॉक्टर बनता है तो एक छोटा, लेकिन कोई रिसर्च है तो उसका हज़ारों साल तक उसका इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी पे, ठीक है। और रिसर्च में मान लो कि कुछ हो सकता है कुछ बच्चों से कुछ अच्छा आउटपुट निकले या कुछ से ना निकले, लेकिन वही सब हम कलेक्टिव मतलब सब लोग इफोर्ट करेंगे तब तो कुछ होता है। तो किसी का भी, कोई भी कंट्री का जो पिलर होता है वो रिसर्च पर ही टिका रहता है। तो इसको हम 2-3 महीना पढ़ाने के बाद ही हम बोले थे कि इसको रिसर्च में जाना चाहिए। फाइनली वो रिसर्च में ही गया। और कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन क्लास करते थे तो नींद नहीं आता? बहुत ज़्यादा क्लास बोलते जैसे नहीं, तो नींद इस वजह से आता है क्योंकि आप क्लास के साथ जैसे लैग कर जाती हैं। आपको क्लास में या तो समझ में आना बंद हो जाता है या फिर वो चीज़ आपको ऑलरेडी आता है, इस वजह से जनरली नींद आता है। तो मेरे केस में क्या था कि हम सेलेक्टिवली पढ़ा करते थे, जो चीज़ हमको नहीं आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाता है तो हम उसको देखा करते थे कि उस टाइप का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, उसके पीछे का थ्योरी क्या है। तो उस केस में नींद नहीं आता है क्योंकि आप मोटिवेटेड होकर देख रहे हैं कि आप क्या। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पहले से आता है और आप उसको दोबारा से देख रहे हैं तो आपको नींद आने लगेगा, या फिर अगर आप शुरू में ध्यान थोड़ा सा नहीं दीजिएगा लेक्चर पे, तो जब लेक्चर प्रोग्रेस कर जाएगा तो तब आपको ग्रास्प करने में दिक्कत होता है, तब आप क्लास के अंदर मोटिवेशन चला जाता है। चलो, कौन से फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं? तो जैसे शुरू में मेरा क्या था कि मेरे को फिज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, तो शुरू में वो रिसर्च इंटरेस्ट मेरा अभी तक बहुत बार चेंज हुआ है। शुरू में मेरे को एस्ट्रोफिज़िक्स में इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, और उसके रिसर्च पेपर डाउनलोड करके पढ़ा करते थे।
ठीक है, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं एस्ट्रोफिज़िक्स में, वो बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड है। हम लोग ऑब्जर्वेटरीज से डेटा लेते हैं और उसको हम लोग एनालाइज करके देखते हैं कि वो हमारे करंट थ्योरी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम लोग बेसिकली एनॉमली देख रहे होते हैं, और थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिज़िक्स बहुत लंबे समय से आगे बढ़ानी है। हाई एनर्जी फिज़िक्स जो होता है, जैसे क्वांटम फिज़िक्स को हम लोग हाई एनर्जी फिज़िक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। तो उसमें भी अगर आप रिसर्च देखें तो लास्ट रिसर्च उसमें ये था कि जो आपका श्रोडिंजर्स मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके बाद से बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है आज के समय तक। तो फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते अभी करंटली मेरा इंटरेस्ट ऐसे नंबर थ्योरी और आपका अलजेब्राइक टोपोलॉजी में है। अलजेब्राइक टोपोलॉजी इस टाइप का चीज़ है जैसे आप ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में होती है, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे हम लोग इस 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। वो टोटली एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसका लाइक दुनिया में कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता। वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है जिससे हम लोग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम लोग उसको जनरलाइज करते हैं ये देखने के लिए कि बाकी डायमेंशन में ज्योमेट्री कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्राइक टोपोलॉजी। और जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो भी इसी पर था, अलजेब्राइक टोपोलॉजी पे। पर रिसर्च इंटरेस्ट लोगों के चेंज होता है, जैसे अभी हम तो फर्स्ट ईयर में ही हैं, अभी डिफरेंट जो रिसर्च एरिया है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ज़्यादा चांस है कि हम मैथ में रिसर्च करेंगे फर्दर, और या फिर थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिज़िक्स में। और कुछ रिसर्च में अगर जाना है तो उसके लिए बायोलॉजी मतलब जो कंपल्सरी है। जैसे अगर आप कोई भी IISc, आइसर या नाइसर ज्वाइन करती हैं रिसर्च के लिए, तो आपको फर्स्ट ईयर में सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स तक पढ़ाया जाएगा। आप अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से भी आती हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लेके इकोनॉमिक्स तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसका रीज़न फर्स्ट ईयर में ये होता है ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बनाया जा सके, कि आपको इतनी बायोलॉजी आनी चाहिए कि आप ये परख सकें कि कोई जो चीज़ आपके सामने दी जा रही है वो साइंटिफिक है या नहीं है। तो इसलिए जनरली सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में IISc, आइसर या नाइसर में आपको फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। वेरिंग ऑन आइसर मोहाली में फ़र्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है, पिछले साल तक 2 साल पढ़ना पड़ता था। कुछ आइसर में 2 साल तक अभी भी पढ़ना पड़ता है। IISc में 3 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है सब कुछ। नहीं मतलब जैसे 12th में मेरा एडमिशन काफी करवाएंगे मतलब अगर हम बायो नहीं लिए तो रिसर्च में अगर जाना, मतलब इसका पूछने का मतलब ये हुआ ना कि रिसर्च में जाने के लिए PCM भी होना चाहिए। अगर आपके पास मैथ है तो अच्छा। IISc आप बिना मैथ के नहीं ज्वाइन कर सकते। IISc ज्वाइन करने के लिए आपके पास मैथ होना चाहिए। मैथ और बायोलॉजी दोनों? नहीं, बस सिर्फ मैथ। अच्छा। आप बायोलॉजी में रिसर्च करना, आप बायोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए आपके पास मैथ होना चाहिए। और कुछ पूछना है? मन बंद कर दे। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं।